हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेई 2026, दैट इज डाइजोनियम सॉल्ट। ये जो टॉपिक है बच्चे अमीन्स चैप्टर से है, क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी टॉपिक होता है, पर आज हम लोग करेंगे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस टॉपिक में जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हम फोकस करते हुए करेंगे। और अगर आप देखेंगे तो हर साल यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, पर कहाँ कहाँ किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं विल चेक। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले कि क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए डाइजोनियम सॉल्ट में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन बच्चे, एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स होते हैं उनको हम बनाते हैं जब हम नाइट्रस एसिड का यूज करते हैं। नाइट्रस एसिड होता है बच्चे HNO2, है ना, इस चीज को ध्यान रखना है। और एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये जनरली इस फॉर्म में दिया जाता है NaNO2 और HCl। NaNO2 HCl दिया जाए या फिर आपको इसकी जगह HNO2 दिया जाए, आपने ये कंडीशन देखनी है कि जो टेम्परेचर रखा जाता है वो काफी लो टेम्परेचर होता है। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे यूज किया जाता है टेम्परेचर, क्योंकि बहुत ही लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन कंडक्ट कराई जाती है। तो आपको क्लियर होना चाहिए इसकी प्रिपरेशन। जब भी आपको HNO2 दिखाई दे, आप समझो कि डाइजोनियम सॉल्ट बनाने की तैयारी की जा रही है। इस तरह से इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, राइट। तो एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन जब हम इससे करते हैं HNO2 से, तो हमारा यहाँ पे डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। डाइजोनियम सॉल्ट हमारा C6H5N2+ Cl- है, और ये आपके बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं NaCl और H2O। The conversion of primary aromatic amine into diazonium salt is known as डाइजोटाइजेशन, और इस प्रोसेस का नाम होता है डाइजोटाइजेशन। तो बिल्कुल क्लियर रखो, डाइजोटाइजेशन क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट फ्रॉम प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स, राइट। अभी ये एरोमेटिक है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो देखो इसमें अगर हम कहें कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स, तो अगर प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स आपको दिया जाता है और आपको इसको बनाना पड़ेगा, तो ये क्या होता है, ये हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसमें भी मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगी कि अगर मान लो आपके पास प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, लाइक इफ यू हैव RNH2, इन दैट केस अगर आपको HNO2 दिया जाएगा, तो HNO2 से जब आप रिएक्शन करेंगे तो बच्चे आपको ध्यान रखना है कि इस केस में आपने एल्कोहल बनाना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एल्कोहल में। क्योंकि जो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है इंटरमीडिएट की फॉर्म में, मतलब इन बिटवीन जो बनेगा वो काफी अनस्टेबल होगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपको ध्यान रखना है एल्कोहल बनाएंगे जब हमारी एलिफेटिक अमीन है। उस केस में डाइजोनियम सॉल्ट नहीं बनता, रिएक्शन HNO2 से ही की जाएगी, दी जाएगी आपको लेकिन प्रोडक्ट क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, केवल एरोमेटिक अमीन्स आपके डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे जो स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया हुआ है कि एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स आर स्टेबल ओनली एट लो टेम्परेचर, केवल ये लो टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए इनको इन सिटू प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जब रिएक्शन होती है उसी समय इनको प्रिपेयर किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमीन तो स्टेबल नहीं है, लेकिन ये थोड़े से उनसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, व्हाई इट इज सो। तो स्टेबिलिटी ऑफ अरीन डाइजोनियम सॉल्ट इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। तो यहाँ पे इसका रीजन होता है रेजोनेंस, क्योंकि जब हमारा एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है उस केस में यहाँ पे ये रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारा एजोनियम आयन है, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको दिखाया गया कि रेजोनेंस की वजह से ये कंपैरेटिवली स्टेबलाइज्ड है। और जब रेजोनेंस यहाँ पे आ रहा है, तो जो सॉल्ट जो बन रहा है, मतलब जो हमारा बेसिकली आयन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज हमारी पूरी रिंग पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप नोटिस करेंगे, तो यहाँ ये पूरा एप्लीकेशन पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दैट्स ओके। इट इज रीडली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन वार्म, ठीक है। तो ये वैसे स्टेबल होता है कोल्ड में, जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वार्म करते ही वहां पे उससे रिएक्ट करने लग जाता है, और ये ड्राई स्टेट में इजिली डिकम्पोज हो जाता है, तभी हम कहते हैं कम स्टेबल होता है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का एक पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो अगर हमारा यहाँ पे कोई फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बनता है, वो हमारा इसका वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये बात आप याद रखना। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं देखा गया है, पर यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि जनरली हमने क्या देखा, ये वाटर में कैसे हैं, ये सॉल्युबल हैं। लेकिन जो फ्लोरोबोरेट्स हैं डाइजोनियम के, तो जो भी हमारा, जैसे मान लो बेंजीन का जो हमारा सॉल्ट बन रहा है और वो डाइजोनियम फॉर्म में है N2+ फ्लोरोबोरेट, है ना। फ्लोरोबोरेट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे BF4-, तो ये हो गया फ्लोरोबोरेट। तो अगर इस तरह का कोई आपका सॉल्ट है, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा वाटर
इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि वैसे ये सॉल्युबल होता है और ये स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। तो ये फीचर आप याद रखेंगे, आगे कभी भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो इसमें दो कैटेगरीज हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन होता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जैसे तुम्हारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, और डाइजोनियम सॉल्ट की वो रिएक्शन जिसमें जैसे N2+ और X- है आपका, एक्सक्यूज मी, तो N2+ और ये X- है, तो इसमें से अगर ये N2 ग्रुप रिमूव हो रहा है तो उस केस में हमारा क्या होगा, वो रिएक्शन जिसमें ये N2 रिमूव हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर चार्ट है, ये बहुत आसान भी है, इसको हम ढंग अच्छे से समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत ईजिली आप इसे तैयार कर लेंगे। तो जैसे मेरे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, तो आप इसको याद कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लिया। डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हमने यहाँ पे क्या करी, CuCl से की। CuCl हमारा कॉपर का सॉल्ट है, तो CuBr से की थी। जब हम इसको CuCl से करेंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, CuBr से करेंगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। जब हम इसकी रिएक्शन Ki से करते हैं तो हमें किसी भी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं होती, कॉपर सॉल्ट की जरूरत नहीं होती, खाली Ki के साथ शेक करने पे हमारा यहाँ पे आयोडाइड बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आपने इससे क्लोरोबेंजीन बनाना सीख लिया, ब्रोमोबेंजीन सीख लिया, आयोडोबेंजीन सीख लिया। लेट अस चेक द फ्लोरोबेंजीन। तो देखो बच्चे, अगर हमने इसको सिंपली ट्रीट किया किसके साथ, डाइजोनियम सॉल्ट को अगर हमने यहाँ पे HbF4 से ट्रीट किया तो हमारा यहाँ पे फ्लोरोबोरेट्स बनते हैं, और फाइनली हीट करने पे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन में। तो चार रिएक्शन आप किस फॉर्म में याद करेंगे, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो, चार हमारे टाइप ये हो गए। अब इसके बाद आप देखो बच्चे, यहाँ पे CuCN दिया हुआ है, तो CuCN हमारा क्या होता है, साइनाइड लगा देगा, नाइट्राइल्स बनाने का मेथड है। कभी आपको कार्बन इंट्रोड्यूस करना है तो डाइजोनियम सॉल्ट में अगर हम CuCN डाल देंगे तो हमारे यहाँ पे कार्बन इंट्रोड्यूस हो सकता है। और नेक्स्ट अगर मुझे इसमें फिनॉल बनाना है तो मैंने क्या कर दिया, खाली इसको वाटर के साथ वार्म करेंगे तो फिनॉल बनेगा। ये फिनॉल की प्रिपरेशन में भी यूज किया जाता है मेथड, तो वहाँ आप देखेंगे, आपको दिया गया है NCERT में, उसे आपको अच्छे से पढ़ना है। और फाइनली अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन H3PO2 से करते हैं तो उस केस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट, एक ये दो केस को आपको एक साथ पढ़ना है। जैसे मान लो ये बेंजीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, जब हम इसकी रिएक्शन, ये दोनों केसेस आपको क्लियर होने चाहिए। एक तो आपका यहाँ पे दिया है ये H3PO2, H3PO2 आपने लिया, तो फाइनली ये क्या करेगा, ये आपका यहाँ पे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा और खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इथेनॉल लेती हूँ, CH3CH2OH, और हमने ये रिएक्शन किया आगे, तो इस केस में भी ध्यान देना है आपको, यहाँ पे बेंजीन बन जाएगा और ये हमारा आगे ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3CHO में। तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को बेंजीन में कन्वर्ट करने के ये टू मेथड्स हैं। अगर दोनों में से कोई भी रेजेंट आता है तो जस्ट रिमेंबर कि भाई आपका वो क्या हो जाएगा, उसे बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ आपको नहीं भूलनी है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, जैसे आपने देखा कि अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कर रहे हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन HbF4 से कर रहे हैं, तो HbF4 से करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट की जब रिएक्शन होती है तो उस केस में तुम्हारा यहाँ पे बनेगा N2+BF4-, राइट। अब जैसे आपने देखा कि अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो हीट करने पे हमारा यहाँ पे बन रहा है फ्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बन रहा है फ्लोरोबेंजीन, लेकिन अगर हम इसे, ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो गया जो इसमें दिया गया है, और अगर हम इसको कॉपर और NaNO2 के साथ ट्रीट करते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस रिएक्शन ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो ये भी इसमें आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपने ये चार्ट अच्छे से पढ़ लिया तो मेरे ख्याल से आपको इसके जो भी टॉपिक के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप जरूर से कर पाएंगे। अब बच्चे, आप नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो यही रिएक्शन जो होती है आपकी सैंडमेयर्स कहलाती हैं। अगर हम इसमें कॉपर के सॉल्ट के साथ, ये तीनों रिएक्शन आपकी सैंडमेयर्स की कैटेगरी में आएंगी। ये तीनों रिएक्शंस मतलब ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, सैंडमेयर्स कहलाते हैं। अगर हम इसमें CuCl की जगह खाली कॉपर यूज करते हैं, ओनली कॉपर, देन द नेम रिएक्शन विल बिकम गेटरमैन रिएक्शन। ऐसे करके आप इसको साथ के साथ तैयार करो, ठीक है, गेटरमैन रिएक्शन। तो सैंडमेयर्स रिएक्शन भी आपकी तैयार हो गई कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को कॉपर के सॉल्ट के साथ ट्रीट करेंगे और क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन एक्सेट्रा बनेगा तो हमारी सैंडमेयर्स कैटेगरी में आएगी, ठीक है। और गेटरमैन हो जाएगा जब हम कॉपर सॉल्ट ना लेके ओनली कॉपर यूज करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा गेटरमैन रिएक्शन, राइट। ठीक है, ये दो रिएक्शंस आपने यहाँ पे साथ के साथ तैयार कर ली अलॉन्ग विद द डाइजोनियम सॉल्ट। तो ये होती है पहली कैटेगरी जिसमें रिएक्शन वो इन्वॉल्व है जिसमें नाइट्रोजन क्या हो रहा है, आपका रिमूव हो रहा है। नेक्स्ट बच्चे देखो, बी कैटेगरी आपको याद रखनी है इसमें कि वो रिएक्शन जिसमें
डाइजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये एक अगेन आपकी नेम रिएक्शन है जो बहुत ही पॉपुलर है, कपलिंग रिएक्शन। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने के चांसेस होते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल, फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, इन विच द फिनॉल मॉलिक्यूल इज एट पैरा, इट्स पैरा पोजीशन इज कपल्ड विद डाइजोनियम सॉल्ट टू फॉर्म पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। वेरी वेरी पॉपुलर। बच्चे क्या होता है, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है ना, ये ऑरेंज कलर की डाई बनाता है ना। तो आपको याद रखना है, जब हम फिनॉल से इसकी रिएक्शन करेंगे तो ऑरेंज, ऑल से याद रखेंगे, ऑल में ऑरेंज डाई बनेगी। और जब हम इसकी रिएक्शन, सेम रिएक्शन जब हम एनिलीन के साथ करेंगे तो हमारी पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनता है और ये हमारी येलो डाई होती है, राइट। तो येलो डाई, आप एक चीज याद रखो कि ऑरेंज डाई बन रही है फिनॉल के साथ, तो येलो डाई बनेगी आपकी इसके साथ। तो ये दोनों रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट आपने लिया, कपलिंग काइंड ऑफ रिएक्शन है, यहाँ से ये HCl निकल जाएगा पैरा पोजीशन से और यहाँ पे सिंपली आपने देखना है, और यहाँ पे बेसिकली क्या बनेगा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये होता है देखो एजो ग्रुप, ये होती है एजोबेंजीन, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे OH लगा है तो दे विल कॉल इट एज पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ऑरेंज डाई। सिमिलरली अगर हम इसकी रिएक्शन एनिलीन से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा HCl निकल जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। तो ये अमीनो ग्रुप लग गया। तो बच्चे इनको रटने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज। ये एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है कपलिंग रिएक्शन, एक हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है और इसको अच्छे से आपको क्लियर करना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दो डाइज हमने कौन सी देखी, एक हमने देखी ऑरेंज डाई, दूसरी हमने देखी येलो डाई। ऑरेंज डाई आपकी बन रही है फिनॉल के साथ और आपकी येलो डाई बन रही है आपकी एनिलीन के साथ। लेट अस मूव टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये हमारी एक बेसिकली रेड कलर की डाई होती है, इसे हम लोग बोलते हैं स्कारलेट रेड कलर डाई, ठीक है। तो ये कब होता है, जब हम डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन बीटा नेफ्थॉल से करते हैं तो हमारा एक स्कारलेट रेड डाई बनती है जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होती है वाटर में। तो बच्चे बिल्कुल मैं कहूँगी आपको इस रिएक्शन को इग्नोर नहीं करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये तीनों ही डाइज इंपॉर्टेंट है पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन हो रखा है एनटीए का, जो कि काफी पूछा जा रहा है। तो बीटा नेफ्थॉल से करेंगे तो हमारी ये स्कारलेट रेड कलर की डाई बनेगी। तो अब आपने अगर इतना सा अच्छे से डाइजोनियम सॉल्ट को पढ़ लिया है तो प्रोबेबली आपको क्वेश्चंस यहाँ से जरूर से मिलने वाले हैं, जिससे प्रिपरेशन आपने करनी है। फिर आपने इसकी स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फिर आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने देखा कि ये जो फ्लोरोबोरेट होते हैं ये आपके इनसॉल्युबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, वैसे ये सॉल्युबल होते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स आपके जो होते हैं जनरली ये सॉल्युबल होते हैं, राइट। और जो हमारा ये फ्लोरोबोरेट्स वाला होता है ये स्टेबल भी होता है रूम टेम्परेचर पे। नाउ फिर हमने देखा कि वो रिएक्शन जिसमें N2 रिमूव हो रही है, एंड देन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग में तीन डाई आपने समझनी है, एक होती है ऑरेंज डाई, एक होती है येलो डाई, तीसरी होती है आपकी स्कारलेट रेड डाई। लेट अस चेक कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं और एक बार हम चेक करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक। तो देखो भाई 2025 में यहाँ से इन्होंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है। व्हेन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड एंड 1-नेफ्थाइल अमीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, ठीक है, at this Kelvin temperature acidified with acetic acid, the mass of 0.1 mole of product formed is। बच्चे देखने में काफी कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपने रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप बहुत जल्दी इसके आंसर को निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सल्फेनिलिक और नेफ्थिलामीन की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये आपकी डाई है। तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इसको, 0.1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको अगर रिएक्शन थोड़ा का आइडिया है तो आप फटाफट से इसको निकाल लेंगे। देखो भाई अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ रिएक्शन ऐसे हो रही है, ये होती है आपकी सल्फेनिलिक एसिड, तो ये एसिडिक मीडियम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म में दिखाया गया है, ये सॉल्ट बनाएगा और ये जब HNO2 से रिएक्ट करेगा तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है हमारा, डाइजोनियम सॉल्ट हमारा यहाँ पे बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, और ये डाइजोनियम सॉल्ट हमारा जब हमारा बेसिकली रिएक्ट करेगा नेफ्थेरामीन से तो यहाँ पे रेड एजो डाई बनती है, और ये रिएक्शन जो है यहाँ पे इन्होंने पूछी हुई है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 मोल से आपका यहाँ पे 1 मोल डाई बन रही है, 1 मोल यूज करके 1 मोल डाई बन रही है। तो इसी तरह अगर मैं बात करूं तो अगर 0.1 मोल इन्होंने यूज किया है तो 0.1 मोल यूज करने में हमारा क्या बनेगा, 0.1 मोल आपका डाई बनेगा। तो ओवरऑल आपको इस रिएक्शन में क्या करना है, इसमें आपको इसका कैलकुलेट करना है मोलर मास, इस कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है, और मोलर मास कैलकुलेट करके ही आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ये अराउंड आता है 32.7, 32.7 अगर के इसका मोलर मास आता है, जो मोलर मास डाई का आएगा वो आएगा आपका 327,
ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 0.1 मोल होगा तो कितना हो जाएगा 32.7। तो इतना अगर हम बात करें तो इट इज क्लोज टू 33 विल बी द राइट आंसर। तो ये सारा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट पे इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। आजकल काफी ट्रेंड होता है कि वो ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन मिक्स करके बनाते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का लिया है मैंने आपके लिए। तो 2024 में इन्होंने कैसे पूछा है, यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया है, एरोमेटिक अमीन दे दिया है और इसका NaNO2HCl। ये बहुत इजी आप आइडेंटिफाई करना, जब भी आपको ये रिएजेंट दिखाई दे तो डाइजोनियम बनेगा। फिर इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया, Cu2Cl2। क्या लिया है, Cu2Cl2। तो Cu2Cl2 क्या कर देगा भाई, अभी हमने देखा पहले हमारा यहाँ पे क्या बन गया, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। तो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा क्या करता है, ये मैं N2+X- बना देती हूँ, ये हमारा बन गया पहले स्टेप में। और सेकंड स्टेप में इन्होंने क्या कर दिया, इसमें सेकंड स्टेप में इन्होंने Cu2Cl2 डाल दिया। तो इसका मतलब ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, क्लोरोबेंजीन में, Cl में। थर्ड स्टेप जो है बच्चे, ये क्वाइट पॉपुलर रिएक्शन है, इट्स अ नेम रिएक्शन ऑल्सो, डोज प्रोसेस है ये वाला। चैप्टर 1 में पढ़ाया जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 12 के हेलोएल्केन हेलोएरीन्स में। तो जब हम क्लोरोबेंजीन की इस कंडीशन में 623 केल्विन 300 एटीएम पे रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होगी, हमें कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पहले ONA बनेगा, फिर हमारा यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा। तो आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई। तो ये देखो 2024 में भी इन्होंने डाइजोनियम सॉल्ट को यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा था। लेट अस मूव अहेड। नेक्स्ट देखो 2023 में क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ये एक डाइजोनियम सॉल्ट इन्होंने लिया हुआ है, N2+X- है ये एग्जैक्टली। तो ये रिएक्ट करेगा रेजेंट के साथ और लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है ना। तो आप सिंपली देखो, आप देख सकते हैं इजिली, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये अगर रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा, यहाँ से रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा, HBF4 के साथ हीट करेंगे तो फ्लोरोबेंजीन बनेगा, CuCl से करोगे तो तुम्हारा Cl बनेगा, CuCN से करेंगे तो तुम्हारा Cn बनेगा। तो ये ऑप्शंस आपके हो जाएंगे। ठीक है, 2023 में देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट 2023 में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ है, अगेन 1-एफ्थाइल अमीन। तो 1-एफ्थाइल अमीन करते हैं तो हमारी क्या बनती है, हमारी रेड डाई बनती है। नेफ्थाइल अमीन वाला केस आ गया। तो अभी हमने जैसे ये वाला केस देखा था, देखो भाई रेड एजो डाई बन रही थी नेफ्थाइलामीन के साथ। तो वही क्वेश्चन है आपका 23 में भी पहले पूछा गया था, तो रेड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2022 में क्या पूछा गया है, चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द, नहीं ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है भाई। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको। यू नीड टू टेल, दिस इज रॉन्ग, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है भाई। इसमें देखो, इसमें इन्होंने पूछा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, ये क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट। तो बच्चे अगर आपको ऐसे करके डाइजोनियम सॉल्ट दे दिया जाए और पूछा जाए क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, तो सिंपली हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है आपका, ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लोन पेयर देगा और इसको आगे मूव करके इसको स्टेबलाइज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्लस आर इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप होगा, तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होनी चाहिए, ए की। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे बढ़ाएंगे उस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। तो हमें एक तरह से इंडक्टिव इफेक्ट बेस एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रुप हमारे विड्रॉइंग है। तो ए के बाद हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, और आफ्टर दैट हमारा इसका ऑप्शन जो होगा दैट विल बी साइनो ग्रुप इज लेस पावरफुल देन NO2। तो फिर हमारा आना चाहिए साइनो, और फिर हमारा यहाँ पे आना चाहिए बी। तो दैट मस्ट बी द आंसर। तो ऑप्शन चेक करो कहाँ है, ACDB। तो बी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 2022 में स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन आया हुआ है। लेट अस मूव अहेड। तो नेक्स्ट देखो, अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन अ केमिकल रिएक्शन गिवन A एंड B रिस्पेक्टिवली, 2021 में क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट लिया है A+H2O। तो जब हम वाटर के साथ ही रिएक्शन करते हैं तो आपको पता है बेंजीन बनाना है। तो बेंजीन किसके साथ बनता है, अब हाँ यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करूंगी। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पे A लिखा हुआ है और यहाँ पे वाटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम H3PO2 यूज करते हैं, और H3PO2 यूज करेंगे, वाटर यहाँ पे जरूरत पड़ती है तो इसलिए इसको यूज करेंगे। एंड फाइनली इसमें क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका
इथाइल क्लोराइड से इसकी आगे रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा यहाँ पे सब्सटीट्यूशन होके सिंपली तुम्हारा बन जाएगा। तो आंसर वुड बी 1 H3PO2 और CH3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, तो इसे आपको करना है। तो बच्चे देखो सारे क्वेश्चन, अब मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए थे आपके 2021 तक। इसका पर्पस क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पर मैंने आपको ईयर वाइज इसलिए दिखाया कि केवल आपको पता होना चाहिए रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल, तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है। तो विद दिस वी आर डन टुडे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।